हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इसमें हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो हैं आ सकते हैं वो भी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर दे आर बैलेंस्ड ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। ह्यूमर्स मीन फ्लूइड। तो पहले हम हेल्थ को क्या करते थे, हेल्थ सोचते थे कि हेल्थ क्या है। हेल्थ उसकी अच्छी है जिसके पास बैलेंस है सर्टेन टाइप्स ऑफ ह्यूमर का। पहले ये सोचा जाता था कि हेल्थ उसकी अच्छी होगी जिसके पास एक सर्टेन टाइप ऑफ ह्यूमर का बैलेंस होगा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। ये किसकी थ्योरी थी? ग्रीक के हिप्पोक्रेट्स की और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम की। ठीक है, इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू अ हॉट पर्सनैलिटी एंड हैव फीवर्स। तो जिसके पास ये बैलेंस नहीं होगा उसको क्या होगा? उसको ब्लैक बाइल होगा, और जिसके पास ब्लैक बाइल होगा उससे कहते थे हॉट पर्सनैलिटी। हॉट पर्सनैलिटी मतलब जिसको फीवर हुआ करेगा, मतलब उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा हाई रहेगा, जिसके पास सर्टेन ह्यूमर्स का बैलेंस नहीं होगा और उस ब्लैक बाइल होगा। ठीक है, दिस idea was arrived at a pure this idea was arrived at by pure reflecting thought, the discovery of blood circulation by William Harvey। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी? विलियम हार्वे ने। कैसे? यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। तो विलियम हार्वे ने जिस पर्सन को जैसा अज्यूम किया कि इस पर्सन को ब्लैक बाइल है और इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से हाई होगा, तो उसने विलियम हार्वे ने क्या किया, उस ब्लैक बाइल वाले पर्सन का बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया। बट वो जो बॉडी टेम्परेचर था वो नॉर्मल आया तो उसने क्या किया, डिसअप्रूव कर दिया, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव किसने किया? तो किसने किया? विलियम हार्वे ने। कैसे? उन्होंने एक्सपेरिमेंटली मतलब थर्मामीटर से नापा बॉडी टेम्परेचर उसका। इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर इम्यून सिस्टम एंड दैट आर इम्यून सिस्टम मेंटेन आर हेल्थ। तो ये तो हमें पता ही है कि मतलब जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि बॉडी में क्या होगा, एक तो एंडोक्राइन सिस्टम होगा और दूसरा न्यूरल सिस्टम होगा, और ये दोनों सिस्टम मिलके किसको रेगुलेट करते हैं? ये दोनों सिस्टम मिलके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो हेल्थ को हमारा माइंड भी अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि माइंड में क्या है? न्यूरल सिस्टम किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है? इम्यून सिस्टम को। तो अगर हमारे माइंड में मतलब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब भी हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा। ऑफ कोर्स हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, देखो अब हेल्थ किस किस से अफेक्ट होती है वो ऑप्शंस। जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो उसकी हेल्थ अफेक्ट होगी, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कोई भी वायरल बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो उससे हेल्थ अफेक्ट होगी, या फिर लाइफस्टाइल मतलब वो कैसी लाइफस्टाइल में रह रहा है, कैसा फूड ले रहा है, कैसा फूड इनटेक कर रहा है, कैसा वाटर इनटेक कर रहा है। कॉन्टामिनेटेड फूड है, कॉन्टामिनेटेड वाटर है तो उससे कोई भी इन्फेक्शन ईजिली कैच कर जाएगा। अगर वो प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहा या फिर वो प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं कर रहा, एक्सेसिव एक्सरसाइज या फिर एक्सेसिव रेस्ट, दोनों ही कॉज हैं डिजीज़ के। ठीक है, तो इस पेज में ये सब हो गया, मैंने आपको एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे दी है इसकी। ठीक है, और अगर हम कहें तो जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होंगे? वो पेरेंट्स से इनहेरिटेड होंगे। ठीक है, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम द बर्थ, बाय स्टार्टिंग बर्थ से ही प्रेजेंट होंगे और पेरेंट्स से इनहेरिटेड होंगे। The term health is very frequently used by everybody. How does you define it? मतलब health तो हम सब बोल देते हैं, बट health एक्चुअल में है क्या? Health does not simply means absence of disease or physical fitness. मतलब हम सोचते हैं कि कोई हेल्थी कब होगा? जब उसे कोई डिजीज़ नहीं होगा या फिर वो फिजिकली फिट होगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो उससे कोई डिजीज़ नहीं है या फिर उसको वो फिजिकली फिट है तो वो हेल्दी है, ये नहीं है। हेल्थ क्या है एक्चुअली में? इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग।
मतलब हेल्थ क्या है, हेल्थ जब उस किसी पर्सन को हम हेल्दी जब कहेंगे जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होगा। जैसे हमने देखा कि मेंटली कैसे इफेक्ट करेगा, मेंटली मतलब न्यूरल सिस्टम किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, इम्यून सिस्टम को। जब वो मेंटली फिट होगा तब वो इम्यूनिटी अच्छी होगी तो क्या होगा, हेल्दी होगा। फिजिकली तो है ही ना कि वो अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगा, सोशली, ठीक है। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। जब पीपल हेल्दी होंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, ठीक है ना, इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हेल्दी होगा कोई पर्सन तो क्या वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में कुछ हेल्प करेगा, तो इसका आंसर येस होगा ना, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, वो रिचनेस आएगी, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब रिचनेस। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गिटिविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी। लॉन्गिटिविटी मतलब ज़्यादा जिएगा वो इंसान जिसकी हेल्थ अच्छी होगी, और रिड्यूस करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिड्यूस कर दे इन्फेंट को और इंक्रीज कर दे मोर्टेलिटी को, नहीं ऐसा नहीं है, ये रिड्यूस करेगा दोनों को, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मतलब बेबी, मैटरनल मतलब मदर, तो ये इन्फेंट की और मैटरनल की मोर्टेलिटी रेट मतलब मरते हैं ना, जब मर जाते हैं, जैसे बेबी कोई इन्फेंट पैदा होते ही मर गया तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो उसे डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक तो रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस डाइट ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमेमोराइजेबल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा से क्या होगा, योगा से सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं आएगी, योगा से बल्कि मेंटल हेल्थ भी आएगी। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस। अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं कि हाँ देखो ये अवेयरनेस कि यहाँ पे पानी कलेक्ट मत करो, वेक्टर्स को बॉर्न मत होने दो, या फिर मतलब ये सीज़न इस बीमारी का है तो उससे प्रोटेक्ट रहो, ऐसा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। या फिर वैक्सीनेशन के टुवर्ड्स अवेयरनेस, जैसे अभी कोविड के लिए वैक्सीन है उसकी अवेयरनेस कि हाँ वैक्सीन लगवाओ, तो वैक्सीनाइजेशन कर सकते हैं। वैक्सीनाइजेशन से क्या होगा, इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ना वैक्सीनाइजेशन से। अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़, जो स्प्रेडेबल डिजीज़ है उनके अगेंस्ट वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर डिस्पोजल, मच्छर मक्खी कहाँ पे पैदा होंगे, जहाँ पे वेस्ट पड़ा होगा वहीं पे तो पैदा होंगे ना, तो इसलिए प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, या फिर कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। ठीक है, तो हम ये सारे पॉइंट्स हो गए कि गुड हेल्थ कैसे अचीव हो सकती है, बैलेंस डाइट से, पर्सनल हाइजीन से, रेगुलर एक्सरसाइज से, योगा से। योगा क्या करेगा, फिजिकली और मेंटली हेल्थ को प्रिपेयर करेगा।
Many viruses also cause diseases in human beings. Rhinovirus present one such group of virus which cause one of the most infectious human ailment, the common cold. तो पहली बात तो one of the most infectious human ailment is common cold. ठीक है, common cold क्या है? most common infectious है, ठीक है, most common है, ठीक है. और कौन कॉज करता है? राइनोवायरस. ठीक है, राइनोवायरस कॉज करता है कॉमन कोल्ड को. दे इन्फेक्ट द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स. ठीक है, तो जैसे हमने पहले पढ़ा था निमोनिया में लंग्स इफेक्ट हो रहे थे, बट यहाँ पे लंग्स इफेक्ट नहीं होते. यहाँ पे क्या इफेक्ट होता है? पैसेज ऑफ लंग. जो ब्रोंकाइटिस होते हैं ना, ब्रोंकाइज एंड मतलब वगैरह वगैरह, बट लंग्स अफेक्ट नहीं हो रहे. यहाँ पे सिर्फ ब्रोंकाइज तक, प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी, मतलब ब्रोंकाइज तक इन्फेक्शन जा रहा है, बट लंग्स इफेक्ट नहीं हो रहे हैं. और क्या इफेक्ट होता है? नोज. द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेसल congestion and the discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc. ये तो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं, ये तो हम सबको पता है. नाक बंद होना और डिस्चार्ज होना, सॉर थ्रॉट, गला बैठ जाना, भारी भारी आवाज़ होना, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये तो हैं ही. ठीक है, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कितने दिन तक रहता है? 3 to 7 days. Droplet resulting from cough or sneeze of an infected person can either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cups, doorknobs, computer, keyboard or mouse, etc. and cause infection in healthy person. ठीक है, ये तो वही ड्रॉपलेट से फैल रहा है, जैसे निमोनिया फैलाता है ना ड्रॉपलेट से या फिर उनके ब्लॉन्गिंग से. ऐसे ये या तो ड्रॉपलेट से फैलेगा या ड्रॉपलेट उनकी ब्लॉन्गिंग पे पड़ गया, जो मतलब उनकी किसी भी सामान पे पड़ा तो वहाँ से इन्फेक्ट हो जाएगा. अब आगे देखते हैं. अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोआन डिजीजेस. ठीक है, तो पहला प्रोटोजोआन डिजीज़ है मलेरिया. सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ टू. You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoa, is responsible for the disease. Different species of Plasmodium, P. vivax, P. malaria, and P. falciparum, are responsible for different type of malaria. Of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum, the most serious and can even be fatal. तो पहला तो प्रोटोजोआन डिजीज़ कौन सा है? मलेरिया. कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज़ हैं, मतलब एक्चुअली तो 4 हैं, बट एनसीईआरटी में 3 मेंशन है. पी वाइवेक्स, पी मलेरिया एंड पी पेल्सीफेरम. जो पी पेल्सीफेरम है ये क्या है? मैलिग्नेंट. मैलिग्नेंट मतलब ये फेटल हो सकती है. फेटल का मतलब डेथ कॉज कर सकती है डायरेक्टली. ठीक है, और ये मतलब सबसे ज़्यादा ये ऐसा डिजीज़ है जिससे बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं लोग. ठीक है, मतलब इसका इतना कोई मेडिसिन नहीं है ना, जैसे अभी हमने टीवी में भी देखा होगा कि मलेरिया एक ऐसा डिजीज़ है जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है. बहुत मतलब ऐसे मलेरिया की दवाई दे रहे थे ना कोविड पेशेंट्स को भी, बट वो प्रॉपर मेडिसिन तो है ही नहीं किसी चीज़ की इसकी. लेट अस टेक अ ग्लेंस एट द लाइफ ऑफ प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट infectious form through the bite of infected female Anopheles mosquito. The parasite initially multiply within the liver cells and then attack the RBCs, resulting in their rupture. The rupture of RBCs is associated with release of toxic substance hemozoin, which is responsible for the chills and high fever reoccurring every 3 to 4 days. When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. कैसे फैलता है भाई ये? सबसे पहले तो इन्फेक्शन स्टेज क्या है, फॉर्म क्या है? स्पोरोजोइट. मतलब जैसे लार्वा से फैलता है, कोई जैसे आगे हम पढ़ेंगे वो लार्वा से फैलेगा, बट यहाँ पे ये कैसे फैल रहा है? ड्रॉपलेट वगैरह से नहीं फैल रहा है ये एक तो पहली बात है, ये मॉस्किटो को बाइट से फैल रहा है. मॉस्किटो ने किसी इंसान को बाइट किया,
बाइट किया तो मॉस्किटो के अंदर क्या था? मॉस्किटो कौन है? फीमेल एनोफ्लीस। पहले पता है फीमेल क्यों होती है? फीमेल इसलिए होती है क्योंकि फीमेल को ही तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, बेबी को नरिश करने के लिए, जो एग डेवलप कर रही है उसे नरिश करने के लिए उसे न्यूट्रिएंट चाहिए। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वेक्टर क्या होती है? फीमेल्स होती हैं। अब किसी फीमेल एनोफ्लीस जो कि कैरियर है, उसने एक हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो उसने उसके ब्लड में क्या छोड़ दिया? उसने उसके ब्लड में क्या छोड़ दिया? स्पोरोजॉइड्स। उसने ब्लड में स्पोरोजॉइड छोड़ दिए, ठीक है? किसने? फीमेल एनोफ्लीस ने। अब ये जो स्पोरोजॉइड्स है ये पहले तो माइटोटिकली मतलब डिवाइड करते जाएंगे, माइटोटिकली डिवाइड करेंगे लिवर सेल में, बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है? लिवर सेल में अटैक करने के बाद फिर ही किसको अफेक्ट करेंगे? आरबीसीज को। आरबीसीज को अफेक्ट करेंगे फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब जब आरबीसीज में बहुत ज़्यादा हो गए, एक ही आरबीसी के अंदर बहुत सारे स्पोरोजॉइड्स भर गए, तो वो फट जाएगा, रप्चर होगा, आरबीसीज का रप्चर होगा। रप्चर होने के बाद क्या निकलेगा? टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा, क्या कहेंगे उसे? हीमोजॉइन। हीमोजॉइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो आरबीसी से रिलीज होता है। कब? जब मलेरिया हो जाता है, ठीक है? अभी हम इसको ना डायग्राम से समझेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन में सब समझ में आ जाएगा। हीमोजॉइन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। मतलब हीमोजॉइन मैंने बताया ना अभी कि मलेरिया में, पहले बताया था अभी मैंने कि मलेरिया में हर 3 से 4 दिन बाद फीवर आ जाता है, 3 से 4 दिन तक फीवर रहता है, ठीक है? बार बार फीवर आता रहता है, रुकता है फिर आता है, फिर रुकता है फिर आता है। क्यों? क्योंकि जैसे आरबीसीज पहले भर गए, पहले तो उसमें डिवाइड हो रहा है 4 दिन तक डिवाइड हुआ, फिर डिवाइड हो गया, अब फटेगा, फटते क्या? हीमोजॉइन निकलेगा। हीमोजॉइन निकलते ही फीवर चढ़ेगा, ठीक है? फिर निकल गया, जितना निकलना था निकल गया, उसके बाद फिर से बढ़ेंगे, फिर दोबारा फटेगा आरबीसी। तो इस वे में कि हर 3 से 4 दिन बाद दोबारा फीवर आ जाता है, ठीक है? किसकी वजह से? हीमोजॉइन की वजह से। एनोफ्लीस, फीमेल एनोफ्लीस किसको इन्फेक्ट कर, मतलब कैसे इन्फेक्ट करती है? स्पोरोजॉइड छोड़ के। स्पोरोजॉइड क्या है? इन्फेक्शियस फॉर्म जो पहले लिवर को अफेक्ट करेगी फिर आरबीसीज को अफेक्ट करेगी। व्हेन अ फीमेल एनोफ्लीस मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, these parasites enter the mosquito body and undergo further development. The parasite multiply within them to form sporozoites that are stored in their salivary gland. When these mosquito bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. देखो अब फीमेल एनोफ्लीस के पास वो आया कहाँ से? मलेरिया कहाँ से आया? प्लाज्मोडियम कहाँ से आया? उस कैसे आया होगा? एक हेल्दी कोई एक नॉर्मल एनोफ्लीस है, उसने किसी पर्सन को बाइट किया जिसको मलेरिया हो रखा था। जिस पर्सन को मलेरिया हो रखा था उस एनोफ्लीस ने उसे बाइट किया, तो फिर एनोफ्लीस उसके ब्लड में से गैमीट्स उठा के ले गई, ठीक है? गैमीट्स उठा के ले गई, गैमीट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, कहाँ पे होगी? गट में होगी। गट किसकी? गट फीमेल एनोफ्लीस की गट में गैमीट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। फिर जो प्रोडक्ट बनेगा क्या? ऑफस्प्रिंग क्या बनेंगे? ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे वो होंगे स्पोरोजॉइड्स, और स्पोरोजॉइड्स को कहाँ स्टोर कर लेगी? वो अपने सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है? अब वो किसी और को बाइट करेगी, उसने किसी और को बाइट किया तो उसको वो ट्रांसफ़र कर देगी उन्हीं स्पोरोजॉइड्स को, और फिर आगे ऐसे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन हो जाएगा। It is interesting to note that malarial parasite require two hosts, human and mosquito, to complete its life cycle. The Anopheles mosquito is a vector transmitting agent too. दो हो गए, इसके लिए 2 होस्ट हो गए ना, प्लाज्मोडियम के लिए। एक तो ह्यूमन हो गया, ह्यूमन हो गया, और एक मॉस्किटो हो गई, बता दी ना, 2 हो गए, ठीक है? और फीमेल एनोफ्लीस क्या है? एक वेक्टर, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं, अब इस डायग्राम से समझते हैं। देखो पहले तो मॉस्किटो आई, मॉस्किटो ने काटा किसी को, मॉस्किटो ने काट दिया। When the mosquito bite another human, sporozoites are injected with the bite. इस मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजॉइड्स से इसके सलाइवरी ग्लैंड में इसने काट के इस इंसान को दे दिए स्पोरोजॉइड्स, ठीक है? अब ये क्या है? लिवर। सबसे पहले तो स्पोरोजॉइड्स लिवर में जाएंगे। पैरासाइट, स्पोरोजॉइट रीचेज द लिवर थ्रू द ब्लड, ब्लड में छोड़ दिए उसने स्पोरोजॉइट, अब ब्लड से लिवर में जाएंगे, ठीक है? फिर लिवर से क्या होगा? द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स, बस्टिंग द सेल्स एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड।
ठीक है, अब बहुत सारे डिवाइड किया, इसकी लिवर के अंदर ही इन्होंने डिवाइड किया, माइटोटिकली डिवाइड किया, बहुत ज़्यादा नंबर में हो गए। ठीक है, फिर क्या होगा, ठीक है, फिर अब ये ब्लड में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल इन कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड सिम्टम्स। रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू ब्लड सेल्स। ये पैरासाइट ब्लड में भी पहुंच गए, ब्लड आरबीसी में पहुंच गए, आरबीसी में जाके बहुत सारे बन जाएंगे। एक आरबीसी के अंदर देखो एक था, फिर बहुत सारे हो गए, इतने सारे होने के बाद आरबीसी बस्ट होगा, बस्ट होने की वजह से हीमोजोइन निकलेगा टॉक्सिक, जो कि क्या करेगा, जो फीवर लेके आएगा, फीवर एंड चिल्स। और जो दूसरे निकलेंगे वो क्या करेंगे, और दोबारा आरबीसी को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ये एक निकला, इस एक ने इसको दोबारा अफेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इन आरबीसीज के अंदर गैमेटोसाइट बन जाएंगे। सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट डेवलप इन द आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, आरबीसीज के अंदर गैमीट्स बन रहे हैं। ठीक है, ये आरबीसी है, इसके अंदर गैमीट्स बन गए, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। अब क्या होगा, अब एक मॉस्किटो आई, ये गैमीट्स बन गए। अब एक मॉस्किटो आई, उसने जिस इंसान को मलेरिया हो गया उसको काट लिया, और उसके ब्लड में से क्या लेके जाएगी, वो गैमेटोसाइट लेके चली गई। फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विथ ब्लड मील, ब्लड के साथ वो क्या लेके चली गई, गैमेटोसाइट। अब ये गैमेटोसाइट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। गैमेटोसाइट लेके चली गई, अब गैमेट है तो भाई फर्टिलाइजेशन तो होनी है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, मॉस्किटो की गट में। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेंगे, स्पोरोजॉइट्स, और स्पोरोजॉइट्स कहाँ स्टोर होंगे, सलाइवरी ग्लैंड में, किसके, मॉस्किटो के। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी है, स्पोरोजॉइट स्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, गट में से निकल के जो गट में स्पोरोजॉइट बने वो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में। आई होप ये साइकिल अब सबको क्लियर हो गई होगी। ये आ सकता है कि सेक्सुअल साइकिल किस में होती है, सेक्सुअल साइकिल किस में हो रही है, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल साइकिल का मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किस में हो रही है, मॉस्किटो में। और ए सेक्सुअल साइकिल जहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं, बहुत सारे नंबर में बन रहे हैं, वो कहाँ पे हो रही है, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन होस्ट में। ठीक है, अब एक और प्रोटोजोआन डिजीज है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, नो सॉरी अमीबियासिस, अमीबियासिस या फिर एमीबिक डायसेंट्री डिजीज का नाम है, और कॉज कौन करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोआन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ human which cause amoebiasis, amoebic dysentery. Symptoms of these diseases include constipation, abdominal pain and cramps, stool with excessive mucus and blood clots. ठीक है, देखो इसमें कौन सा, पहले तो कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है, इसमें अफेक्ट हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट हो रही है। फिर से वही एब्डोमिनल रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, और जो पहले हुआ था कौन सा था, टाइफाइड। टाइफाइड से तो डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, यही तो बात है ना कि इसमें देखो स्टूल में म्यूकस आएगा और ब्लड क्लॉट्स आएंगे, तो अगर कहीं पे सिम्टम में ये दे दिया तो आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हाँ ये अमीबियासिस दे रखा है और ये टाइफाइड दे रखा है। टाइफाइड के सिम्टम ये थोड़ी ना थे, उसमें ब्लड क्लॉट्स या फिर एक्सेसिव म्यूकस नहीं आ रहा था स्टूल के साथ, बट इसमें आ रहा है। हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, देखो टाइफाइड के सिम्टम्स, इसमें सस्टेन्ड फीवर है, इसमें क्या है, इसमें क्या फीवर आता है एवरी 3 to 4 days में आता है, और इसमें क्या है, स्टूल के साथ एक्सेसिव म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं। हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसकी देखो कैरियर कौन है, हाउस फ्लाई, इसकी कैरियर है, या वेक्टर कैरियर नहीं, कैरियर है इसकी हाउस फ्लाई। फिर उसके बाद दे आर बाय कंटामिनेटिंग देम। ठीक है, अब हाउस फ्लाई किसी के स्टूल पर बैठ गई, स्टूल के ऊपर बैठने के बाद, फीसिस के ऊपर बैठने के बाद वो किसी के फूड पर बैठ गई, तो उसे क्या हो जाएगा, अमीबियासिस हो जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर से हो सकता है, या फिर कॉन्टामिनेटेड फूड बाय द फीकल मैटर एंड आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, कॉन्टामिनेटेड फूड कैसे होगा, कॉन्टामिनेटेड तो हाउस फ्लाई के बैठने से हो गया ना,
हाउस फ्लाई किसी की फीसिस पे बैठी, फिर वो वहाँ से कॉन्टामिनेटेड फूड पे बैठ गई, तो उससे इन्फेक्शन हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है, अब क्या है, वर्म्स के इन्फेक्शन, फ्लेरियल वर्म का, एस्केरियस वर्म का. ठीक है, अब पढ़ते हैं इन्हें. एस्केरियासिस, द कॉमन राउंड वर्म, एंड वुचेरिया द फ्लेरियल वर्म आर सम ऑफ द हेलमेंट्स विच नोन टू पैथोजेनिक टू मैन. एस्केरियासिस है, एस्केरियासिस को क्या कहेंगे, राउंड वर्म. विचेरिया है, विचेरिया को क्या कहेंगे, फ्लेरियल वर्म. ये भी पैरासाइट्स हैं ह्यूमन के अंदर. एस्कैरियस कहाँ पे है, एस्कैरियस एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज एस्कैरियासिस. सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, अनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज. इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगी. और इसका जो लार्वा से इफेक्ट होती है, पता है ये भी मैं बताती हूँ आगे. लार्वा से इफेक्ट होती है. अब वो जो लार्वा है ना, वो पूरी बॉडी में घूम जाता है, इसलिए हर जगह अपना कोई ना कोई सिम्टम दिखाएगा. जैसे अनीमिया कर दिया, मस्कुलर पेन, क्योंकि पूरे ब्लड में फैल चुका है, इसलिए ये मस्कुलर पेन भी दिखा रहा है, ब्लीडिंग दिखा रहा है इंटरनली. ठीक है. द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग द फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन विथ कॉन्टामिनेटेड सॉइल एंड वाटर, प्लांट एक्सेट्रा. अब कैसे जाएंगे, जो एग है ना वो बॉडी के अंदर बन गए, जो भी इन्फेक्टेड है ना उसकी बॉडी के अंदर एग बन गए. अब ये एग ट्रांसपोर्ट होंगे आगे, कैसे, उसकी फीसेस से निकल के. फीसेस कहाँ पे गिरी, सॉइल में गिरी, वो सॉइल इन्फेक्टेड हो गई, कॉन्टामिनेटेड सॉइल हो गई. अब उसके अंदर कोई वेजिटेबल ग्रो कर गई, वो वेजिटेबल कॉन्टामिनेटेड हो गई, उस वेजिटेबल को किसी ने खा लिया, तो फिर क्या होगा, उस पर्सन को एस्कैरियासिस हो जाएगा, है ना. लार्वा उस बॉडी के अंदर चले गया उसकी इनडायरेक्टली. A healthy person acquire the infections through contaminated water, vegetable, fruit, etc. ठीक है. अब next, Wucheria, W. Bancrofti and W. malai. The filarial worm cause a slowly developing chloric inflammation of the organ in which they live for many years. ठीक है, बहुत सालों तक जिसमें रहेंगे ना उसमें ये करेंगे. कौन सा, वुचेरिया. वुचेरिया की 2 स्पीशीज, बैंक्रॉफ्टी एंड मलाई, इन्फ्लेमेशन कर देंगे लिम्फेटिक वेसल्स, मेनली ऑफ लोअर लिम, मतलब लोअर लिम के लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे. अब ब्लॉक कर दिया तो उसके अंदर क्या, लिम्फ कलेक्ट होता चलेगा, कितना चलेगा, लिम्फ कलेक्ट हो गया, इसकी वजह से टांग भाई फूल जाएगी, लोअर लिम फूल जाएगा. इसको क्या कहेंगे, एलिफेंटियासिस, क्योंकि एलिफेंट जैसे लेग हो गई, या फिर फ्लेरियासिस, क्योंकि फ्लेरिया वुचेरिया को फ्लेरियल वॉर्म भी तो कहते हैं ना, तो फ्लेरियासिस. द जेनाइटल ऑर्गन आर ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज. जेनाइटल ऑर्गन भी इफेक्ट हो सकते हैं, और फिर डिफॉर्मिटीज मतलब दिखने में भी गंदा लगेगा वो. द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर. ठीक है, ये भी वेक्टर से ही होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब इस पर कोई नोट नहीं करेगा. बट क्या, वुचेरिया क्या कॉज करता है, एलिफेंटियासिस या फिर फ्लेरियासिस. फ्लेरियासिस किससे होगा, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर. ये नहीं है कि फ्लेरियासिस कहाँ से हो गया, ऐसे फूड वाटर से नहीं हो रहा है, ये मॉस्किटो वेक्टर से हो रहा है. ठीक है, डायरेक्ट इंजेक्शन मतलब इन्फेक्शन से हो रहा है, मॉस्किटो ने बाइट किया उससे हो रहा है. फिर नेक्स्ट क्या है, फंगल डिजीजेस. Many fungi belong to a genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton. 3 जेनरा दे रखे हैं, इन्हें याद कर लेना, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन. माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म. किसके लिए, रिंगवॉर्म तो तुमने टीवी में बहुत सुना होगा. ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन. ठीक है, रिंगवॉर्म बहुत सुना होगा. इसका एजेंट क्या है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन. इसके सिम्टम्स क्या हैं, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्कैल्प आर मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज. ड्राई स्किन हो जाती है, स्केली लेशंस हो जाते हैं. ठीक है, ये फिगर में भी तुम देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है ये. These lesions are accompanied by intense itching होगी, lesions हो जाएंगी तो कहीं पे itching होगी. Heat and moisture help these fungi to grow, which make them thrive in skin folds such as those in groin or between the toes.
ये सबसे पहले तो मॉइस्ट, जहाँ पे मॉइस्चर होगा या फिर हीट होगी ना वहाँ पे ग्रो होती है मोस्टली। जैसे कि हम अपनी फिंगर्स के बीच की बात करें तो फिंगर्स के बीच में हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर रहता है। टोज के बीच में हो जाती हैं, ठीक है, या फिर ग्रोइन में हो जाती हैं, ग्रोइन के आसपास। रिंग वर्म आर जनरली acquired from soil or by using towel, cloth or even the comb of the infected individual। भाई फंजाई ग्रो हो रखी है किसी जगह पे, उसको टच करोगे तो वहीं से तुम्हारे अंदर तुमको हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे किसी टॉवल ने टच किया इनडायरेक्टली तो उसे टच कर दिया ना, इसलिए। या फिर सॉइल में, जैसे सॉइल में हम एथलीट्स को देखते हैं, एथलीट्स को बहुत हो जाते हैं ये, क्यों? क्योंकि सॉइल में होती है ये, सॉइल भी तो मॉइस्ट है ना, हीट है वहाँ पे, तो वहाँ पे फंजाई ग्रो रखी हैं। और एथलीट्स जब चप्पल जूते उतार के खेलेंगे तो उन्हें भी तो हो जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गई, मतलब एनसीईआरटी में जितनी भी डिजीज दे गई थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। अब आगे देखते हैं। Maintenance of personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious diseases. Measures for personal hygiene include keeping the body clean, consumption of clean drinking water, food, vegetable, fruit, etc. Public hygiene include proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning and disinfection of water reservoirs, pool, cesspools and tanks, and observing standard practice of hygiene in public catering. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water, such as typhoid, amoebiasis, and scariasis. In case of airborne diseases such as pneumonia and common cold, ठीक है, देखो इसमें पहले तो क्या फूड वाले जो फूड रिलेटेड डिजीजेस हैं कौन कौन से, टाइफॉइड, अमीबियासिस, एस्कैरियासिस, ठीक है, ये फूड एंड वाटर रिलेटेड डिजीजेस हैं। इनमें क्या होगा, इनमें तो सराउंडिंग्स को क्लीन रखो, डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट करो, क्योंकि ये वेक्टर जैसे हाउस फ्लाई पे बैठने से हो रही है, हाउस फ्लाई कॉन्टामिनेटेड वेक्टर पे उस पर बैठी, फीसी से बैठी, तो इसलिए प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए एक्सक्रीटा का या फिर फीसिस का। और क्या कहते हैं, बॉडी को क्लीन रखो, जैसे बॉडी को क्लीन रखो और अच्छा खासा पानी कॉन्टामिनेटेड ना हो, फूड और ड्रिंकिंग वाटर। तो बहुत इजी चीज़ है, तुम पढ़ के भी समझ जाओगे इसे डायरेक्टली। फिर हम बात करेंगे एयरबोर्न डिजीजेस के कंट्रोल के लिए। इन केस ऑफ एयरबोर्न डिजीज सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, एयरबोर्न कौन कौन से हैं, दो, निमोनिया और कॉमन कोल्ड। इन एडिशन टू दूस अबव मेजर्स, क्लोज contact with the infected person or their belongings should be avoided for, ठीक है, मतलब ये तो ड्रॉपलेट से फैल रहा है तो इन्फेक्टेड पर्सन जो होगा उसे दूर रखो, दूर रहो, ठीक है। अब डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड फिलेरियासिस that are transmitted through insect vector, the most important measure is to control or eliminate the vector and their breeding place। मलेरिया है या फिर फिलेरियासिस है, ठीक है, ये जहाँ पे फैलते हैं, जैसे फैलते हैं ये गंदी जगह पे होता है ना, तो क्लीनिंग को, सराउंडिंग्स को साफ रखो, या मच्छर से दूर रहो यार, मतलब इंसेक्टिसाइड्स या फिर मतलब जो भी क्रीम वगैरह आती है प्रिवेंट करने के लिए उन्हें यूज़ करो, मच्छरों से दूर रहो या, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टेगनेशन ऑफ वाटर इन and around residential area, regular checking of household coolers, use of mosquito net, introducing fishes like gambusia in pond that feed on mosquito larva। वेक्टर को कलेक्ट ना हो, मतलब वेक्टर बॉर्न ना हो। वेक्टर कहाँ बॉर्न होते हैं, साफ पानी में तो होता है ना, स्टेगनेंट वाटर में, तो स्टेगनेंट वाटर को प्रिवेंट करो। और मतलब और क्या कहते हैं, मॉस्किटो नेट का यूज़ करो, कूलर्स को क्लीन करते हैं। और गेम्बूसिया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि गेम्बू कौन सी फिश है जिसको इंट्रोड्यूस करने से, या फिर जो फिश के लार्वा खा जाती है, फिश के नहीं सॉरी मॉस्किटो के लार्वा खा जाती है। गेम्बूसिया फिश है जो कि मॉस्किटोज के लार्वा खा जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। स्प्रेइंग द इंसेक्टिसाइड्स इन द डिशेज, ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्प एक्सेट्रा। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड with wire mesh to prevent the entry of mosquito. Such precautions have become more important, especially in the light of recent widespread incidents of vector-borne diseases.
लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया। देखो पहले तो डेंगू और चिकनगुनिया क्या है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं दोनों ही, और कौन कॉज करता है, ईडीज मॉस्किटो, ठीक है। और भाई मच्छर से बचने के जो तरीके हैं जो तुम्हें पता ही है, ये सब यही लिखा है इसमें और कुछ नहीं है। द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजी साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली deal with many infectious diseases. The use of vaccine and immunization program have enabled us to complete eradicate a immunization program have कहाँ थी मैं The use of vaccine and immunization program have enabled us to complete eradicate a deadly disease like smallpox. एरेट मतलब ख़त्म कर देना। अब स्मॉल पॉक्स नहीं होती, अब स्मॉल पॉक्स किसी को नहीं होती है क्योंकि उसकी वैक्सीन है, और उसकी वैक्सीन ने स्मॉल पॉक्स को एलिमिनेट कर दिया। अब स्मॉल पॉक्स नहीं होती है। ऐसी पोलियो भी तो है ना, पोलियो अब नहीं होता, पोलियो बिल्कुल नहीं होता है अब, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक पोलियो, डिप्थेरा, निमोनिया एंड टिटनेस हैव बीन कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन। बायोटेक्नोलॉजी इज at the verge of making available newer and safer vaccines. Discovery of antibiotics and various other drugs has already enabled us to effectively treat infectious disease. दवाइयाँ आ चुकी हैं, एंटीबायोटिक्स आ चुकी हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ को मारने के लिए वैक्सीन आ चुकी है, प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन आ चुकी है। एरिडिक्ट कौन सी डिजीज़ हो चुकी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिडिक्ट डिजीज़ हो चुकी है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। पोलियो, डिप्थेरा और निमोनिया, टिटनस, इनको भी कंट्रोल करा जा चुका है वैक्सीन की वजह से। अब ये बीमारियां बहुत लार्ज एक्सटेंट तक कंट्रोल हो चुकी हैं, बहुत रेयरली ही लोगों को होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इम्यूनिटी। तो हमने फाइनली एक टॉपिक ख़त्म कर लिया डिजीज़ वाला। Every day we are exposed to large number of infectious diseases, infectious agent. However, only a few of these explores result in disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from the most of these foreign agents. This overall ability of the host to fight the disease causing organism conferred by the immune system is called immunity. Immunity is of two type, innate and acquired. भाई देखो, हम दिन भर पता नहीं कितने भगवान जाने के कितने ज़्यादा माइक्रोब्स के टच में आते हैं, कितने सारे उनमें से इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। बट हमें सब कुछ तो नहीं हो जाता, डेली तो कोई बीमार पड़ा नहीं रहता कि हाँ डेली के डेली ही बीमार है और कोई ना कोई नई बीमारी। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी है, हम उनसे फाइट कर लेते हैं। होस्ट इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है? तो बोर्ड्स भी होंगे ना, बोर्ड्स भी रिटर्न होने वाले हैं, तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या होगी? This overall ability of the host to fight disease causing organism conferred by the immune system is called immunity, ठीक है। होस्ट की, जिसको बीमारी हो रही है, उसकी एबिलिटी कि वो कैसे डील करेगी उस इन्फेक्शियस, उस माइक्रोब से, उस एजेंट से, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? इम्यूनिटी। किसी की वीक है, किसी की स्ट्रांग है। जिसकी वीक है तो वो डेली बीमार पड़ जाता है, जिसकी स्ट्रांग है वो इतनी जल्दी सीवियर बीमार नहीं होता, और होता भी तो बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। अब इम्यूनिटी दो टाइप की हो सकती है, या तो एक्वायर्ड या फिर इन्नेट। इन्नेट मतलब बाय बर्थ, बचपन से ही प्रेजेंट होगी, कोई स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए है, ठीक है। और मेमोरी भी नहीं है, जैसे अब आगे हम पढ़ेंगे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, मेमोरी होती है उसमें, वही जो वैक्सीनेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो सब लगता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी इन्नेट जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। Innate immunity is not specific type of defense that is present at the time of birth. This is accomplished by providing different type of barrier to the entry of foreign agent into our body. Innate immunity consists of 4 types of barrier. पहले तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है, और ये कोई ऐसे एंटीबॉडीज़ नहीं है, ये बैरियर है कि हाँ मतलब वो लेयर है, उस लेयर को क्रॉस ना कर पाए कोई भी एजेंट, ऐसी है ये इन्नेट इम्यूनिटी। इसके 4 टाइप हैं। देखो, पहला टाइप फिजिकल बैरियर। फिजिकल मतलब फिजिकल बैरियर को ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसमें बस एग्जांपल याद कर लेना। फिजिकल बैरियर क्या है? स्किन है, स्किन, ठीक है। मेन बैरियर कौन सा है? स्किन है, जो माइक्रोब्स की एंट्री को आने ही नहीं देगा अंदर तक, ब्लड तक डायरेक्ट थोड़ी ना पहुँचाएंगे मॉस्किटो,
मॉस्किटो तो पहुंच जाएंगे जैसे, बट कुछ भी चीज़ जैसे माइक्रोब रखा है स्किन के ऊपर, वो थोड़ी ना अंदर चले जाएगा। ऐसे म्यूकस की कोटिंग है, म्यूकस की कोटिंग है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यूरिजनाइटल ट्रैक्ट में है। ये भी माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं या फिर वहीं पे मार देंगे, ट्रैप कर लेंगे ना उसे माइक्रोब को। रेस्पिरेशन, नाक में म्यूकस क्यों होता है, नोज़ में म्यूकस क्यों होता है, क्योंकि वो वहीं पर ट्रैप कर लेगा ना सारे माइक्रोब्स को जो भी हैं। फिर सेकंड टाइप की इम्यूनिटी है फिजियोलॉजिकल, इम्यूनिटी तो इनेटी है। फिर सेकंड टाइप का बैरियर है, कौन सा है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या है, फिजिकली मतलब कुछ चीज़ फिजिकली फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब जो बॉडी हमारी बना रही है, कैसे, जैसे एसिड, स्टमक का पीएच वो सबको किल कर देगा। सलाइवा के अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम्स, वो बैक्टीरिया को किल कर देंगे। टीयर्स भी बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पायरोजेंस एक है, पायरोजेंस फीवर कॉज कर देता है। फीवर कॉज करने से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और कुछ चीज़ हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में कौन आता है, ब्लड सेल आता है, WBC RBC, दो ही सेल होते हैं ब्लड के अंदर। हमें पता है डिफेंस कौन करता है, WBCs करते हैं, तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। WBCs के अंदर कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या, न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम क्या है, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्या नाम है न्यूट्रोफिल्स का, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL, न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। और कौन से हैं, और है मोनोसाइट्स, ठीक है। एंड नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, ये इसमें नहीं लिखा क्या करते हैं, बट हैं ये। सेलुलर कौन सा होगा, एक तो न्यूट्रोफिल हो गए, सेलुलर न्यूट्रोफिल हो गए, न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये WBC के टाइप हैं। और एक नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। और मैं अगर ये तो सब कहाँ पे है, ये ब्लड की सेल में WBCs में है। अगर ये WBC टिश्यू में पहुंच जाएंगे तो क्या कहेंगे, मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस कैसे करते हैं, ये तुमने 11th में पढ़ा होगा कि वो फैगोसाइटोसिस से डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब को, ठीक है। फिर चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर क्या है, जो सेल वायरस से इन्फेक्ट हो गया ना, वो सिक्रीट करेगा इंटरफेरोन्स। जो सेल वायरस से इन्फेक्ट, वायरस मेन पॉइंट है, वायरस से इन्फेक्ट हो गया और वो खुद सिक्रीट करेगा इंटरफेरोन्स। और किसके लिए सिक्रीट करेगा, ताकि दूसरे सेल्स को मैसेज पहुंचा सके कि मेरे अंदर तो भाई वायरस आ चुका है। वायरस को मार नहीं रहा, खुद नहीं बच रहा है, ये दूसरे सेल्स को बचा रहा है कि भाई मेरे अंदर तो वायरस आ चुका है, तुम खुद के लिए देख लो तुम्हें जो करना है अब, ठीक है। वायरस से, ये नहीं है बैक्टीरिया से, ये सिर्फ वायरस से स्पेसिफिक है। वायरस जब बॉडी के अंदर होगा तो ये क्या करेंगे, इंटरफेरॉन्स को रिलीज करेगा। इंटरफेरॉन्स मैसेंजर की तरह वर्क करेगा जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है, खुद के लिए नहीं बल्कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स के लिए, कि तुम अब देख लो तुम्हें क्या करना है।